हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं जो द हिंदू में एडिटोरियल आए हैं उनको एक के बाद एक एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो एडिटोरियल है, वेटलैंड्स एज अ नेशनल पब्लिक गुड। तो ये यूपीएससी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें रेलेवेंट जीएस पेपर्स आते हैं, ज्योग्राफी, वेटलैंड्स, रिवर्स, फ्लड पेन्स। और पेपर 2 में जैसे गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, पब्लिक गुड्स। और जीएस 3 में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और फिर नंबर जो 4 है जीएस एथिक्स, तो उसमें आता है इंटर जनरेशनल इक्विटी, कम्युनिटी स्टीवर्डशिप। तो ज़्यादातर ये वेटलैंड्स एक हॉट प्रीलिम्स एरिया रहा है। रिलेटेड मेंस क्वेश्चंस भी आए हैं, एनवायरमेंटल, गवर्नेंस, क्लाइमेट रेसिलियंस, कम्युनिटी बेस्ड कन्वर्सेशन, क्लियर लिंकेज विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ट्रेडिशनल नॉलेज। तो एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे है कोर इश्यूज। पहले समझते हैं वेटलैंड्स होते क्या हैं। व्हाट आर वेटलैंड्स? वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर लैंड एंड वाटर मीट, वाटर स्टेज सीजनली और परमानेंटली, जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, फ्लड प्लेन्स, मैंग्रोव्स, मार्सेस, टैंक्स, कोलाम्स, कोस्टल लैगून्स। तो वाई आर वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट? ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो जो वेटलैंड्स होते हैं इसमें स्टोर होता है वाटर, कंट्रोल फ्लड्स, क्लीन पैल्यूटेड वाटर, सपोर्ट फिशरीज एंड लिवलीहुड्स, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। मतलब वेटलैंड्स का मतलब है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट प्लस कल्चर सबको संभालना। अब एडिटोरियल का सेंट्रल आर्गुमेंट इसमें क्या है? एडिटोरियल एक सिंपल बात कह रहा है, वेटलैंड्स सिर्फ एनवायरमेंटल एसेट्स नहीं हैं, ये नेशनल पब्लिक गुड्स भी हैं, पर हम उन्हें ट्रीट ही नहीं कर रहे। व्हाट इज़ अ नेशनल पब्लिक गुड? जो सबके काम आता है, जिसको प्राइवेट लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिसका बेनिफिट फ्यूचर जनरेशन को भी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए क्लियर एयर और रिवर्स, बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। नंबर 4, ट्रेडिशनल नॉलेज एंगल, वर्ल्ड वेटलैंड डे थीम। एडिटोरियल ये याद दिलाता है कि इंडिया में वेटलैंड्स नई चीज़ नहीं है, जैसे कि तमिलनाडु में टैंक्स और कुलैम्स इरिगेशन और लिवलीहुड के लिए यूज़ होते हैं। वयनाड केरला में कैनी शैलो वेल्स में वाटर होता है और उसमें रिचुअल्स होते हैं। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में ट्रेडिशनल फिशिंग प्लस सस्टेनेबल यूज़। तो इसमें मैसेज क्या आता है? पहले कम्युनिटीज़ वेटलैंड्स को यूज़ भी करती थी और प्रोटेक्ट भी करती थी। अब इसमें वेटलैंड्स क्यों ख़त्म हो रहे हैं? तो एडिटोरियल ऑनेस्टली बोलता है प्रॉब्लम लॉ की कमी नहीं है, मेन प्रॉब्लम है पुअर इम्प्लीमेंटेशंस। और जो डाटा वो देते हैं, 40% वेटलैंड्स लॉस्ट इन लास्ट 30 ईयर्स, 50% रिमेनिंग वेटलैंड्स डिग्रेडेड, मतलब ख़त्म हो गए, या उसमें बहुत से ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जिसमें कूड़ा डाल के डंप कर देते हैं। तो की चैलेंजेस, अब नंबर 1 है गवर्नेंस एंड पॉलिसी फेलियर, जो कि GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास वेटलैंड रूल 2017 है और NPCA नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन्स रूल्स हैं, CRZ रूल्स, रामसर कन्वेंशन जिसमें 98 साइट्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? मैपिंग वीक है, नोटिफिकेशन इनकम्प्लीट है और कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। लॉज हैं पर एग्जीक्यूशन नहीं है, एक्सक्यूट नहीं किए जा रहे। फिर नंबर 2 आता है डेवलपमेंट प्रेशर, GS3। वेटलैंड्स एंक्रोच फॉर रियल एस्टेट, वहाँ पे मिट्टी डाल के बिल्डिंग्स बन जाती हैं, डंप कर देते हैं कूड़ा, कन्वर्टेड इनटू रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेशल प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड जो लैंड रिकॉर्ड्स वो हैं नहीं, तो ये मेन रियलिटी है। और रिजल्ट क्या होता है? वेटलैंड्स क्वाइटली डिसअपियर। नंबर 3, हाइड्रोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, GS1 और GS3। वेटलैंड्स डिपेंड्स ऑन नेचुरल वाटर फ्लो, सीजनल फ्लडिंग, बट डिस्टर्बेड बाय डैम्स, embankments, sand mining, over extraction of groundwater. Wetlands survive on map, dies in reality. मैप पर तो वो दिखते हैं, मगर अगर हम उन्हें देखने जाएंगे तो या तो वहाँ पे कूड़ा पड़ा होगा या तो वहाँ पे रोड बन चुकी होगी। नंबर 4, pollution and
यूट्रोफिकेशन GS3, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ सारा उसमें डिस्चार्ज किया जाता है, लीड्स टू अलगाई ब्लूम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कोलैप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Wetlands becomes dumping ground. Number 5. Climate change and coastal stress. GS3. Coastal wetland face sea level rise, cyclones, tourism and ports. Mangroves trapped between rising sea, seaward or development, landward. No space to migrate. Number 6 आता है institutional capacity gap. GS2. स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटीज़ अंडरस्टाफ्ड हैं, अंडरफंडेड हैं और लैक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं. स्किल गैप्स इन हाइड्रोलॉजी, GIS, इकोलॉजी और कम्युनिटी इंगेजमेंट. वीक प्लान है तभी वीक आउटकम्स हैं. नंबर 7. व्हाट सॉल्यूशंस डज एडिटोरियल सजेस्ट. एडिटोरियल क्या कहता है इन सजेशन के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं प्रोजेक्ट्स का प्रोग्राम बनाओ, ब्यूटिफिकेशन स्टार्ट कर दो इकोलॉजिकल फंक्शन में, डिपार्टमेंट्स को उनके साथ लाओ, वाटरशेड गवर्नेंस. फिर नंबर 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. देखो नंबर 1 आता है क्लियर नोटिफिकेशन एंड बाउंड्री प्रोटेक्शन. सही से मतलब नोटिफिकेशन आनी चाहिए, बाउंड्री की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पब्लिक मैप्स होने चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल. नंबर 2 आता है ट्रीट सीवेज बिफोर वेटलैंड्स. तो अब सीवेज मतलब कहीं से नाला आ रहा है और वो वेटलैंड्स में जा रहा है, तो उससे वेटलैंड का पानी भी ख़राब होता है और उसमें अलगाई ब्लूम हो जाती है. तो वेटलैंड्स में नाला जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको पहले ट्रीटमेंट प्लांट्स तक ही भेजो और फिर उसमें डिस्चार्ज करो. कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स ओनली सप्लीमेंट्री. ठीक है. फिर आता है नंबर 3 इसमें प्रोटेक्ट कैचमेंट एंड वाटर कनेक्टिविटी. रीस्टोर फीडर चैनल्स, जहाँ से पानी आता था उनको रीस्टोर कर दो. स्टॉप वेस्ट डंपिंग, वहाँ पे अगर कोई कूड़ा डाला जा रहा है तो वो मना करो. और रेगुलेट एक्सट्रैक्शंस, मतलब उससे कुछ निकाला ना जाए, एक्सट्रैक्ट ना किया जाए उसको. और फिर नंबर 4 आता है यूज़ वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. मान लो फ्लड आ जाता है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वेटलैंड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैंग्रोव्स एंड फ्लड प्लेन्स नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये. इन्वेस्ट लाइक रोड एंड डैम्स. जैसे हम लोग रोड और डैम्स में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे ही हम लोगों को वेटलैंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं. फिर नंबर 5 बिल्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी. नेशनल ट्रेनिंग मिशन, हम लोगों को एक दूसरे को ट्रेनिंग मतलब पहुंचानी चाहिए जो उनकी रखरखाव करते हैं. स्किल्ड वेटलैंड्स मैनेजर्स, लिवलीहुड लिंक्ड कन्वर्सेशन. फिर नंबर अब 8th इसमें जो एंगल आता है एथिक्स एंड गवर्नेंस एंगल, जो GS4 में आता है. तो एडिटोरियल अपील्स फॉर सोसाइटल पैक्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं? गवर्नमेंट नोटिफाई फंड एनफोर्स करें और सिटीज़ स्टॉप कॉलिंग वेटलैंड्स एज अ वेस्ट लैंड्स. और इंडस्ट्री स्टॉप पोल्यूशन एट सोर्स, जो उनका जो केमिकल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको वहीं पे ट्रीट करें और सोर्स पे उसको वेटलैंड्स में ना डिस्चार्ज करें. फिर सिटीजन्स का क्या रोल आता है? प्रोटेक्ट लोकल वाटर बॉडीज़ क्योंकि वो उन्हीं की एसेस्ट हैं. फिर आता है एथिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड, इंटर जनरेशनल इक्विटी, क्योंकि आज हम हैं और हमारे कल बच्चे होंगे तो उनके लिए हमने क्या प्रोटेक्ट करके रखा है. फिर इन्वायरमेंटल जस्टिस, और जैसे इन्वायरमेंट जस्टिस का मतलब ये है कि हम तो अपना देख लेते हैं मगर जो पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं तो उनका क्या है, उनका भी एक घर है वो. फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. अब हाउ टू यूज़ दिस इन द मेन्स आंसर. अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन. वेटलैंड्स एक्ट एज अ इकोलॉजिकल बफर्स, लिवलीहुड सोर्सेज एंड कल्चरल लैंडस्केप्स, येट रिमेन अमंग द मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम इन इंडिया. इसमें बॉडी में आप क्या लिखेंगे? पहले तो आपने वेटलैंड्स की वो लिख ली डेफिनेशन, फिर बॉडी में आएगा इकोलॉजिकल रोल, गवर्नेंस गैप्स, डेवलपमेंट प्रेशर, क्लाइमेट रेसिलियंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. फिर आता है आपका कंक्लूशन जो कि रिस्टोरिंग वेटलैंड्स एज लिविंग इकोसिस्टम रादर देन ब्यूटिफाइड स्पेसेस इन एसेंशियल फॉर इंडियाज वाटर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेसिलियंस. ठीक. और प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जैसे कि इसमें ऐसा आ सकता है रामसार साइट्स आर डेजिग्नेटेड फॉर. अब इसमें नंबर 1 फॉरेस्ट कंजर्वेशन,
वेटलैंड कंजर्वेशन, कोस्टल रेगुलेशन या वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो रामसार साइट हमारी वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए हैं। इसमें सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन वेटलैंड्स। दे एक्ट एज अ फ्लड बफर, दे प्योरीफाई वाटर नेचुरली, दे हैव नो रोल्स इन लिवलीहुड। तो लास्ट वाला तो गलत है क्योंकि नो रोल्स इन लिवलीहुड है, और इसमें वन और सेकेंड ठीक है। दे एक्ट एज अ फ्लड बफर्स, दे प्योरीफाई वाटर नेचुरली। अब इसमें GS3 के लिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। वेटलैंड्स आर क्रिटिकल फॉर इंडियाज इकोलॉजिकल सिक्योरिटी बट कंटिन्यू टू डिग्रेड डिस्पाइट मल्टीपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जामिन। GS2 के लिए आ सकता है, डिस्कस द गवर्नेंस चैलेंज इन वेटलैंड कंजर्वेशन इन इंडिया। एथिक्स या सोशियोलॉजी के लिए आ सकता है, कम्युनिटी स्टीवर्डशिप एंड ट्रेडिशनल नॉलेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट गवर्नेंस, एनालाइज विद रेफरेंस टू वेटलैंड्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, द हैट टिप टू तमिलनाडु's इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2025-26। तो ये एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिलेवेंट है GS3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 4 के लिए। और अब आते हैं एडिटोरियल के ऊपर। दिस एडिटोरियल इज नॉट अबाउट तमिलनाडु पॉलिटिक्स, इट इज़ अबाउट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो अब इसमें इशूज़ क्या डिस्कस हुए हैं? एडिटोरियल का मेन सवाल क्या है? वाई इज तमिलनाडु परफॉर्मिंग सो स्ट्रांगली कंपेयर टू अदर स्टेट्स? इकोनॉमिक सर्वे क्लियरली सेज इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा है, तमिलनाडु और ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। तो मतलब क्या है इसका? तमिलनाडु का मतलब यहाँ ग्रोथ है, जॉब्स है, रिफॉर्म्स है, सस्टेनेबिलिटी है। फिर इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? इंडिया का मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग स्केल इकोनॉमी, तमिलनाडु फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमी, और ग्रोथ रियल है, नॉट आर्टिफिशियल। की नंबर्स तो 11.19% रियल ग्रोथ है 2024-25 की मुताबिक, डाटा के मुताबिक। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है 14.74%। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है 15% ऑफ इंडियाज टोटल। एक्सपोर्ट डबल्ड इन 4 years. These numbers show structural strength, not one time boost. अब नंबर 4 है, ग्रोथ का इंजन क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल क्लियरली एक्सप्लेन्स तमिलनाडु का ग्रोथ प्राइमरीली एग्रीकल्चर नहीं है, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग बिगेस्ट ड्राइवर हैं। वाई मैन्युफैक्चरिंग मैटर्स फॉर UPSC? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्रिएट जॉब्स, बूस्ट एक्सपोर्ट्स, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट मेक इन इंडिया। तमिलनाडु shows मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ विच इंडिया वॉन्ट्स नेशनली। नंबर 5 वाला, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी, वाई तमिलनाडु इज रेसिलिएंट। एडिटोरियल बोलता है तमिलनाडु ने एक ही सेक्टर पर डिपेंड नहीं किया, जैसे कि उन्होंने टेक्सटाइल और लेदर, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, ग्रीन हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन। अब UPSC की लैंग्वेज में डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस रिड्यूस इकोनॉमिक शॉक एंड इंश्योर्स सस्टेनेबल ग्रोथ। नंबर 6, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म डायमेंशन। GS2 और GS3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ सिर्फ फैक्ट्रीज से आता है क्या? नहीं। एडिटोरियल स्ट्रेस करता है रिफॉर्म्स के ऊपर। की रिफॉर्म्स जो कि हुए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस, डिजिटाइज्ड अप्रूवल्स और लैंड रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, BRAP 2024। और रिजल्ट क्या मिला? फास्टर प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिले तो ग्रोथ हो गया। नंबर 7, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एंगल। This editorial is special because it shows growth without ignoring environment. Example, Pollution Control Board, monitoring industries, common effluent treatment plants, solar parks बने, decarbonization plans हुए, और energy efficiency programs. This break the myth, growth versus environment. UPSC loves this balance. Number 8, climate action and green ecology. तो GS3 के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब एट VO चिदम्बरम पोर्ट,
Why important? India target 5 million tons green hydrogen by 2030. तो 2006 चल रहा है, 4 years are left. Tamil Nadu among only 3 national hubs. Blue Economy Project, Climate Resilient Villages, Coastal Protection plus Livelihood. तो यूपीएससी का कीवर्ड यहाँ पे क्या आता है? क्लाइमेट रेसिलेंट डेवलपमेंट, जो कि तमिलनाडु बहुत अच्छे से दिखा रहा है. फिर नंबर 9, अर्बन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, GS1 एंड GS2. अर्बन गवर्नेंस, चेन्नई मेगा अर्बन एंग्लोमरेशन है. पार्किंग पॉलिसी 2025 में बेस्ट प्रैक्टिस हुई थी. और सिंप्लीफाइड बिल्डिंग बाय लॉज. एजुकेशन एंड स्किल्स, हाईएस्ट NIRF top 100 institutions. Skill voucher scheme, scheduled caste and scheduled tribes students, working women hostels, THOTZI, THOZHI, THOTZI. मैसेज क्या होता है? ग्रोथ तब सस्टेनेबल होता है जब ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग हो. 10. एग्रीकल्चर एंड सर्विस. एडिटोरियल ऑल्सो क्लैरिफाइज, तमिलनाडु सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, ग्राउंड नट बनाना, सर्विस, लीडरशिप, IT, फाइनेंस इस सब में आगे हैं. दिस शोज मल्टी सेक्टर ग्रोथ, नॉट लॉपसाइडेड डेवलपमेंट. सोशियोलॉजी एथिक्स एंगल इसमें क्या आता है? सोशियोलॉजी लिंकेज, इंक्लूसिव ग्रोथ, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जैसे कि वुमेन, रीजनल डेवलपमेंट मॉडल, स्टेट एज डेवलपमेंट इनेबलर. एथिक्स में क्या आता है इसमें? इक्विटी प्लस एफिशिएंसी, सोशल जस्टिस थ्रू स्किल्स एंड एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी एज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ टू यूज दिस एडिटोरियल इन मेंस आंसर. तो इंट्रो में हम क्या लिखेंगे? स्टेट लेड रिफॉर्म्स कंबाइंड विद इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन कैन ड्राइव सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ as demonstrated by Tamil Nadu's recent economic performance. Body point you can use: manufacturing-led growth, ease of doing business, environmental compliance, skill development और urban governance. Conclusion पे आता है, Tamil Nadu's experience offers a scalable model for cooperation, federalism and balanced development in India's journey towards Vision 2047. A prelims-oriented questions: which state contributes the highest share to India's manufacturing employment? Green hydrogen hubs under the National Green Hydrogen Mission are linked with the which objective? Means क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें? GS3 का 15 मार्कर. Manufacturing led growth combined with governance reforms can accelerate state economies. Discuss with reference to Tamil Nadu. GS2 में How do state level reforms contribute to national economic resilience? Ethics और essay में Development must integrate growth, equity and sustainability. Illustrate. AIR 1. One line takeaway. Tamil Nadu's growth story shows that reforms, industrial diversity and human capital together create sustainable economic growth. Third editorial topic. Fiscal federalism and 16 Finance Commission. तो ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है. GS सेकेंड फेडरलिज्म, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप, फाइनेंस कमीशन और GS3 पब्लिक फाइनेंस फिजिकल मैनेजमेंट, GS पेपर 4 कॉपरेशन फेडरलिज्म फेयरनेस जस्टिस. अब ये यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि फिजिकल फेडरलिज्म पर रिलेटेड था. GST इम्पैक्ट ऑन स्टेट्स, सेस एंड सरचार्जेस. Editorial critics policy. UPSC loves critical evolution. This is a 15 marker ready editorial. Core issues explain. तो basic question of the editorial है क्या? Are states getting enough money and freedom to do their job? Short answer, no, not really. तो editorial क्या कहता है? First, understand fiscal federalism. What is fiscal federalism? It is about who collect tax, who spend money and how money is shared between center and states. In India, center collects most taxes. States do most spending, health, education, public, police, welfare. तो problem start कहाँ होती है? What does the 16th Finance Commission recommended? Vertical devolution, center to state. States demanded 50% or Fiscal Commission 16 recommended 41%. Same as earlier.
इसका मीनिंग क्या हुआ? आउट ऑफ टोटल डिविजिबल टैक्सेस 41 goes to state and 59 goes to center. Editorial calls this a caution nudge, not a bold reform. Why are states unhappy? तीन बड़ी रीजंस हैं. नंबर 1, जीएसटी है reduced states freedom. States lost independent tax powers. Revenue growth uncertain है. Compensation end हो गई है. और states now depend on borrowing from market. लोन लेकर वो जी रहे हैं. नंबर 2 आता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है. States are responsible for health, education, welfare schemes, but revenue sources are limited. This creates fiscal stress. नंबर 3 पर आता है shrinking divisible pool. Center increasingly uses cesses and surcharges. Problem क्या आती है? They are not shared with states. जो सरचार्ज और स्टेट्स के सेसेस होते हैं वो स्टेट्स को नहीं दिए जाते. Editorial says effective divisible pool is shrinking even if headline transfers rise. Horizontal devolution. What changed? Horizontal devolution का मतलब है how money is shared among states. Fiscal year 16 changes. Tax efforts replaced by contribution to GDP. Weight increased from 2.5 to 10%. इसका मतलब क्या हुआ? State that produce more, grow faster, govern efficiently get slightly more reward. मतलब 2.5 से 10% तक. But change is very limited. Benefits are incremental, not transformative. Why did Fiscal Commission 16 act cautiously? Editorial explain करता है logic. Reason ये है, many poorer states are highly dependent on transfers. Sudden change का मतलब redistribution stock. So Fiscal Commission 16 says changes must be gradual. Demography changes, less punishment for population growth. Population size weight slightly increased. और रिजल्ट क्या आता है? इंडस्ट्रियल स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र गेट स्मॉल गेन्स ओनली. एडिटोरियल्स मेन क्रिटिसिज्म. Editorial is not attacking Finance Commission 16 blindly. It says Finance Commission 16 recognizes the problem but does not solve it structurally. Key critics points. Number 1, no increase in vertical devolution. Number 2, cesses and surcharges untouched. Number 3, states treated as implementers, not partners. Number 4, centrally sponsored scheme dominate transfers. This weakens true federalism. Number 9, centrally sponsored scheme. Editorial highlight a stable but critical point. 42% of increase in transfer. CSS, centrally sponsored scheme. तो इसका मतलब क्या होता है? Center decides priorities, states implement. This shift India towards administrative centralization. तो यूपीएससी का कीवर्ड यहाँ पे क्या आता है? फिजिकल फेडरलिज्म विदाउट फिजिकल ऑटोनॉमी. यहाँ पे ये यूज हो सकता है. फिर नंबर 10 आता है इसमें, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज डज एडिटोरियल हिंट एट. तो एडिटोरियल कहता है पॉसिबल रिफॉर्म्स, ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्टेट शेयर जैसे कि 45% बाय 2031 तक कर दो. रैशनलाइज सेसेस एंड सरचार्ज, गिव स्टेट्स मोर डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्पेस, ट्रीट स्टेट्स एज इक्वल पार्टनर्स नॉट एजेंट्स. फिर अब एथिक्स और फेडरलिज्म एंगल इसमें क्या बनता है? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, यूनिटी वर्सेस ऑटोनॉमी, कंट्रोल वर्सेस ट्रस्ट. एथिकल प्रिंसिपल क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रिक्वायर फेयरनेस, predictability and respect for state autonomy. How to use this in mains answer. Physical federalism in India faces increasing stress as states shoulder expanding responsibilities without commensurate physical autonomy. Body में हम क्या लिख सकते हैं? GST impact, vertical devolution stagnation, cesses and surcharges, CSS dominance, Finance Commission 16 cautions approach. और कंक्लूशन में मैं क्या डाल सकता हूँ? विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन फिजिकल फेडरलिज्म इंडिया रिस्क वीकनिंग द कोऑपरेटिव स्पिरिट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस. प्रीलिम्स क्वेश्चन कैसा बन सकता है? सेस एंड सरचार्जेस आर नंबर 1 शेयरेबल विद शेयर्स, नॉन शेयरेबल विद शेयर स्टेट्स, पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल, डायरेक्टेड बाय फाइनेंस कमीशन.
आप अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा। अब इसमें मेंस क्वेश्चन बन सकता है GS2 के लिए 15 मार्कर का, क्रिटिकली एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। GS2 के लिए हैज GST अल्टरेड द बैलेंस ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया डिस्कस। GS3 के लिए इंक्रीजिंग रेसिलेंस ऑन मार्केट बोरोइंग्स रिफ्लेक्ट deeper structure issues in state finance analyze। AIR 1 one line takeaway: physical federalism in India needs structural reforms, not cautions adjustment to restore balance between the state and the center। अब हम लोग फोर्थ एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है menstrual hygiene as a fundamental right under Article 21। Why this editorial matters for UPSC? This editorial is extremely important because it is based on a recent Supreme Court judgment। तो इसमें GS पेपर 1 वुमेन हेल्थ सोशल इशूज जेंडर इक्वालिटी, और GS पेपर 2 फंडामेंटल राइट्स रोल ऑफ जुडिशरी वेलफेयर स्टेट्स, GS पेपर 4 एथिक्स डिग्निटी बॉडीली ऑटोनॉमी सोशल जस्टिस। Why UPSC loves this topic? Combines constitution, gender justice, education, health, a strong right-based judgment, high possibility for GS सेकेंड मेंस क्वेश्चन या एथिक्स केस स्टडी आ सकती है या ऐसे एग्जाम्पल आ सकता है। तो मेन बेसिक सवाल यहाँ पे क्या है? इज menstrual hygiene just a welfare issue or it is a constitutional right? सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जवाब है इट इज अ फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने कहा है menstrual हेल्थ एंड हाइजीन राइट टू लाइफ प्लस डिग्निटी आर्टिकल 21 में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा? कोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया, अ गर्ल कैन नॉट एक्सरसाइज ऑटोनॉमी इफ बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं हैं। फैसिलिटीज नीडेड फंक्शनल टॉयलेट, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, क्लीन वाटर, सेफ डिस्पोजेबल मशीन्स। अगर ये नहीं है तो डिग्निटी वॉयलेट होती है, बॉडीली ऑटोनॉमी खत्म होती है और एजुकेशन डिस्टर्ब होती है। नंबर 4 menstrual poverty। तो कोर्ट ने एक पावरफुल टर्म यूज किया menstrual poverty। पीरियड के दौरान सैनिटरी पैड्स अफोर्ड ना कर पाना, टॉयलेट ना होना, क्लीन वाटर ना होना और शेम और स्टिग्मा फेस करना। ये पावर्टी सिर्फ पैसों की नहीं, राइट और डिग्निटी की पावर्टी है। नंबर 5 एजुकेशन एंड इक्वालिटी का एंगल। कोर्ट ने कहा menstrual poverty गर्ल्स को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करती है, अनइक्वल कंपटीशन क्रिएट करती है, बॉयज़ के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज देती है, इसलिए राइट टू एजुकेशन विद डिग्निटी भी अफेक्ट होता है। यूपीएससी लिंक आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन। फिर नंबर 6 आता है स्टेट की जिम्मेदारी, GS सेकेंड गवर्नेंस। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर्स स्टेट पर शिफ्ट कर दिया। कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन, हर स्कूल में फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स होनी चाहिए। नॉन कॉम्प्लियंस पर गवर्नमेंट स्कूल स्टेट अकाउंटेबिलिटी करेगा। प्राइवेट स्कूल्स में डी रिकॉग्नाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। और ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, बाइंडिंग ऑर्डर है। नंबर 7 डाटा पॉइंट्स क्या करते हैं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डाटा कहता है 77.3% वुमेन 15 से 24 एज के ग्रुप में यूज हाइजेनिक मेथड। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 क्या कहता था? 57.6%, तो कुछ इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल 1/4 वुमेन लेफ्ट आउट। क्यों? एसेस अनइवन और रूरल, पुअर, मार्जिनलाइज्ड। तो एडिटोरियल का पॉइंट क्या है? इंप्रूवमेंट के बावजूद गैप अनएक्सेप्टेबल है। नंबर 8 व्हाई अर्लियर स्कीम्स फेल्ड। गवर्नमेंट एफर्ट्स, स्वच्छ भारत, menstrual hygiene गाइडलाइंस, NGO इंटरवेंशंस। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? इम्प्लीमेंटेशन पार्ची, प्रोजेक्ट बेस्ड नॉन सस्टेन्ड, NGO वेल मीनिंग बट लिमिटेड रीच। और रिजल्ट क्या है? स्टिग्मा अभी भी जिंदा है, सिस्टमैटिक चेंज नहीं हुआ है। एडिटोरियल का मेन मैसेज क्या है? एडिटोरियल कह रहा है अब NGO या स्कीम का काम नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट राइट्स बेस्ड एनफोर्सेबल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है।
ये थॉर हैमर्स जैसा इंटरवेंशन है। नंबर 10, एथिक्स एंड वैल्यूज डायमेंशन GS4। एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व ह्यूमन डिग्निटी, बॉडीली ऑटोनॉमी, जेंडर जस्टिस, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। मॉरल आर्गुमेंट क्या है? A society that shames a natural biological process violates basic human values. Very strong ethic quotation uses possible. अब how to use this editorial in mains also. तो जैसे कि menstrual hygiene is not merely a health concern but a question of dignity, equality and constitutional rights as affirmed by a recent Supreme Court judgment. बॉडी में आप क्या पॉइंट्स लिख सकते हो? आर्टिकल 21 एक्सपेंशन, फिर मैंसुरल पावर्टी, एजुकेशनल डिस्ट्रप्शन, स्टेट अकाउंटेबिलिटी, जेंडर्ड इनइक्वालिटी। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? इंश्योरिंग menstrual hygiene is essential not only for women's health but for enabling them to realize their full human potential. इसमें प्रीलिम्स का क्या क्वेश्चन बन सकता है? The right to menstrual hygiene has been read into which article of the Constitution? National Family Health Survey 5 provide data related to which of the following? अब इसमें GS2 का जो 15 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है वो है The Supreme Court's recognition of menstrual hygiene as a fundamental right marks a shift from welfare to right-based governance. Discuss. GS1 Menstrual health is a social justice issue rather than merely a medical concern. Analyze. GS4 Ethics. Dignity and bodily autonomy are central to ethical governance. Examine with reference to menstrual health. AIR 1 One line takeaway. Menstrual hygiene is not charity or welfare. It is a constitutional right rooted in dignity, autonomy and equality. दोस्तों अब हम लोग आते हैं ओपिनियन पेज पर। बजट 2026-27 कैपेक्स लेड ग्रोथ एंड द एम्प्लॉयमेंट डिस्कनेक्ट। तो ये एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है? रिलेवेंट फॉर GS पेपर 3 इकोनॉमी, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस। GS पेपर 2 रोल ऑफ स्टेट, पॉलिसी प्रायोरिटीज। GS पेपर 1 लेबर, एग्रीकल्चर, स्ट्रक्चरल चेंज। ऐसे पेपर में आ सकता है ग्रोथ वर्सेस इंक्लूशन, जॉबलेस ग्रोथ। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल में डुअल इकोनॉमी, इनफॉर्मलाइजेशन, एक्सक्लूशन। तो मेन एडिटोरियल का बेसिक सवाल क्या है? इंडिया ग्रो कर रही है पर क्या लोगों को जॉब्स मिल रही हैं? एडिटोरियल का जवाब है GDP ग्रो हो रहा है पर एम्प्लॉयमेंट पीछे छूट रहा है। इसलिए टाइटल है विजिबल प्रोग्रेस, इनविजिबल एक्सक्लूशन। बजट 2026-27 का बिग पिक्चर क्या है? बजट क्या सिग्नल देता है? पैंडेमिक क्राइसिस फ्रेज खत्म हो चुका है, अब फोकस करना है हमें कैपेक्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग लेड ग्रोथ, फिजिकल डेफिसिट टारगेट होना चाहिए हमारा 4.3% ऑफ GDP, पब्लिक कैपेक्स ₹12.2 लाख करोड़। मैसेज क्या है यहाँ पे? ग्रोथ विल बी ड्राइवन बाय रोड्स, रेलवेज, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। एडिटोरियल का मंत्र है CapEx is now a structural policy, not temporary stimulus. This is a good thing. But editorial का real concern क्या है? The disconnect. Editorial कहता है CapEx GDP बढ़ा रहा है और CapEx जॉब पैदा नहीं कर रहा। इस गैप को समझना UPSC की की है। CapEx led growth doctrine. पहले क्या होता था? CapEx तब बढ़ता था जब रेवेन्यू ज़्यादा हो और डेफिसिट कम हो। अब क्या हो रहा है? पोस्ट कोविड कैपेक्स सेंट्रल पिलर ऑफ फिजिकल पॉलिसी, चाहे बोरोइंग बढ़े। कैपेक्स शेयर 2020 और 21 में 12% था और अब 22% हो गया प्लस टोटल एक्सपेंडिचर। इंडिया है चूजन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट ग्रोथ। थ्योरी वर्सेस रियलिटी, एम्प्लॉयमेंट डाटा। तो डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जॉब्स है, एग्रीकल्चर का मतलब लेबर रिलीज है और कंस्ट्रक्शन लेबर अब्जॉर्प्शन है। रियलिटी क्या दिखा रही है? यूथ नीट रेट 23 to 25%, एज 15 to 29, मतलब हर 4 में एक यूथ ना पढ़ रहा है, ना काम कर रहा है, ना ट्रेनिंग में है। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल यू टर्न एडिटोरियल का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है। नंबर A
कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक्सपेक्टेड जॉब क्रिएटर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी गिरी। प्री कोविड में 0.59 था और पोस्ट कोविड में 0.42 है, मतलब ज़्यादा इंफ्रा स्पेंडिंग पर कम जॉब्स। रीज़न क्या है? मैकेनाइजेशन, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। नंबर बी, एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्टर्बिंग ट्रेंड। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी प्री कोविड था 0.04 और पोस्ट कोविड है 1.51, मतलब लोग इंडस्ट्री अर्बन जॉब से निकलकर वापस एग्रीकल्चर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस ड्राइव एंड फॉल बैक। यूपीएससी लैंग्वेज में रिवर्स स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ का प्रॉब्लम। एडिटोरियल एक इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करता है, प्रोडक्टिविटी वर्सेस वेजेस गैप। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वेज बढ़ रहे हैं मगर धीरे, एफिशिएंसी गेन्स हो रही है, प्रॉफिट में जा रहे हैं और लेबर इनकम में नहीं। इसका मतलब ग्रोथ एक्सक्लूसिव हो रही है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। इंडियन इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है ज़्यादा फैक्ट्रीज छोटी, 100 से कम वर्कर्स और लो आउटपुट, बड़ी फ्रेम्स हाई प्रोडक्टिविटी, कैपिटल इंटेंसिव और कम जॉब्स। रिजल्ट क्या हुआ? डुअल इकोनॉमी, अपर लेयर कैपिटल इंटेंसिव, हाई जीडीपी कंट्रीब्यूशन, लो एम्प्लॉयमेंट, और लोअर लेयर में इनफॉर्मल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, लो प्रोडक्टिविटी, लो वेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी टर्म। एमएसएमई का पैराडॉक्स। बजट बोलता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को पुश देंगे, और रियलिटी में क्या हो रहा है? लेबर इंटेंसिव एमएसएमई स्केल नहीं कर पा रहा, ऑटोमेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे और इंफ्रा का फुल फ़ायदा नहीं ले पा रहे। तो कैपेक्स डिज़ाइन ही कैपिटल बायस्ड है। एडिटोरियल का बिग साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस चेंज हो गया है। पहले जॉब क्रिएशन का मतलब जॉब ऑब्जेक्टिव था और अब जॉब क्रिएशन का मतलब बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ हो गया है। एडिटोरियल कहता है स्टेट अब एम्प्लॉयमेंट को एक्टिवली इंजीनियर नहीं कर रहा है। इंक्लूशन क्राइटेरिया क्या है? स्किल्स, अर्बन लोकेशन, ऑटोमेशन, कॉम्पेबिलिटी। बाकी लोग इनफॉर्मेलिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर। अब इसमें सोशियोलॉजी और एथिक्स का एंगल क्या है? सोशियोलॉजी लिंकेज, डुअल इकोनॉमी, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, इंक्लूशनरी ग्रोथ, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, एंगल्स। तो एथिक का एंगल क्या है इसमें? ग्रोथ विदाउट डिग्निटी, जस्टिस वर्सेस एफिशिएंसी, स्टेट्स moral responsibility to create livelihood. How to use this in mains answer? तो इंट्रोडक्शन कैसे होगा? इंडियाज रीसेंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हाईलाइट अ पैराडॉक्स वेयर माइक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को एग्जिस्ट विद वीक एम्प्लॉयमेंट अब्जॉर्प्शन। बॉडी पॉइंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे? कैपेक्स लेड ग्रोथ मॉडल, जॉबलेस ग्रोथ, एग्रीकल्चर री अब्जॉर्प्शन, कैपिटल इंटेंसिव बायस, डुअल इकोनॉमी। इसमें कंक्लूशन में हमें क्या लिखना है? विदाउट अलाइनिंग ग्रोथ स्ट्रेटजी विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडिया रिस्क एंट्रेंचिंग एक्सक्लूशन इवन एमिड विजिबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन बन सकता है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी रिफर्स टू नंबर 1 वेज ग्रोथ, जॉब क्रिएशन पर यूनिट ऑफ ग्रोथ, लेबर प्रोडक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट। मेंस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? इंडियाज कैपेक्स लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोपोर्शनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एनालाइज। GS3 में डिस्कस द रीजन फॉर रिवर्स लेबर मूवमेंट टूवर्ड्स एग्रीकल्चर इन रिसेंट ईयर्स। ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इंक्लूशन इज प्रोग्रेस विदाउट पर्पस। अब AIR1 लाइन टेक अवे। India's growth model is delivering infrastructure and GDP, but without delegate employment engineering, it risks leaving a large workforce behind. अगला जो एडिटोरियल है उसका नाम है कास्ट कोलिएशन, सोशल इंजीनियरिंग एंड इलेक्टोरल स्ट्रेटजी इन पंजाब। Why this editorial matters for UPSC? This is not about party politics only. UPSC का इंटरेस्ट यहाँ है relevant GS पेपर्स। GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, कास्ट,
social groups, identity, GS paper second, politics, representation, federal politics, essay पेपर में डेमोक्रेसी, इंक्लूशन, सोशल जस्टिस, सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल है आपका तो कास्ट, वोट बैंक, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. वाई यूपीएससी लाइक सच एडिटोरियल? Explain how caste work in politics. Shows regional variation. Punjab is not equal to Haryana. Good case study for social engineering. Identify politics, electoral behavior. This is a conceptual editorial, not factual. तो मेन एडिटोरियल क्या कहता है? कैन अ पॉलिटिकल पार्टी रेप्लिकेट अ सोशल स्ट्रेटजी फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर? एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट क्या है? बीजेपी डिड वेल इन हरियाणा, अब पंजाब में सेम फॉर्मूला ट्राई कर रही है. फोकस सुप्रीम कोर्ट प्लस ओबीसीज. तो पंजाब का सोशल स्ट्रक्चर क्या है? पंजाब में कास्ट का रोल क्या है? पंजाब इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैनी स्टेट्स. की फैक्ट्स वहाँ पे क्या हैं? जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो है 32%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया. और ओबीसीज 25 to 30% एस्टिमेट्स कहते हैं. बट शेड्यूल कास्ट आर नॉट वन ग्रुप, अराउंड 30 प्लस सब कास्ट हैं. मैनी फॉलोज डेराज सेक्ट rather than मेन स्ट्रीम सिख इंस्टीट्यूशंस. इसलिए शेड्यूल कास्ट वोट कभी एक पार्टी में कंसोलिडेट नहीं हुआ. यूपीएससी लैंग्वेज में फ्रेगमेंटेड कास्ट आइडेंटिटी. रोल ऑफ डेराज. पंजाब स्पेसिफिक फैक्टर. एडिटोरियल हाईलाइट अ वेरी पंजाब स्पेसिफिक रियलिटी. What are डेराज? तो रीजनल सोशल इंस्टीट्यूशंस often led by spiritual heads, a strong influence over followers. Important point इसमें क्या है? About 6 major डेराज, influence in 56 out of 117 assembly seats. Political parties quote डेराज, use symbolism, visit recognition. This is identity mobilization, not ideology. Number 5. BJP's strategy in Punjab, decoded simply. Target groups क्या हैं यहाँ पे? Scheduled caste, Dalits. Number 2. Other backward caste, OBCs. Tool used, symbolic gestures, PM's visit to Dera. Cultural connection, Guru Ravidas. Leadership projection, welfare comparison, Haryana versus Punjab. This is called social engineering, meaning rearranging social coalition to gain electoral support. Why Haryana model is important here? What happened in Haryana? BJP focused on OBC plus scheduled caste consolidation. और रिजल्ट क्या आया? scheduled caste रिजर्व सीट 5 से 8 हो गई और BJP won the election. Editorial says BJP hopes to replicate this success in Punjab. Why Punjab is not Haryana? This is the heart of the editorial. पंजाब्स चैलेंज क्या है? शेड्यूल कास्ट हाईली फ्रेगमेंटेड, स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ डेराज, डिफरेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री, सिख आइडेंटिटी इंटरवीन विद कास्ट. सो सिंपल कॉपी पेस्ट स्ट्रेटजी मे नॉट वर्क. यूपीएससी टर्म कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पॉलिटिक्स. अब लीडरशिप एंड सिंबॉलिज्म एंगल बनता है. अब बीजेपी एक्शन हाईलाइट्स, पीएम विजिट टू डेरा, सचखंड भलान. Haryana CM, OBC leader visiting Punjab, wearing turban, attending religious events. This is identity signaling. Cultural accommodation. तो यूपीएससी का फ्रेज है symbolic politics as a tool of inclusion. Welfare politics comparison. Editorial notes. BJP comparing Haryana's women assistance scheme 2100 or Punjab's unfulfilled promise 1100. This shows performance legitimacy, competitive welfare federalism. BJP's expansion attempt in Punjab. After breaking with Akali Dal, BJP tried inducting Sikh leaders, inducting Hindu leaders, pro-Sikh gestures, Kartarpur corridor, GST on langar. तो रिजल्ट क्या हुआ? वोट शेयर इंक्रीज हो गया और सीट्स बिल्कुल भी नहीं आई. मीनिंग सोशल इंजीनियरिंग हैज़ लिमिट्स. सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल है आपका तो कॉन्सेप्ट यू कैन यूज़ कास्ट फ्रेगमेंटेशन, सेक्रेटेरियन आइडेंटिटीज़, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, वोट बैंक वर्सेस सोशल डाइवर्सिटी, सोशियोलॉजिकल इंसाइट
कास्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू पॉलिटिकल यूनिटी। अब एथिक्स में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? एथिक्स क्वेश्चन इज सिंबॉलिक आउटरीच, रियल इंक्लूजन और एडिटोरियल अपॉर्चुनिटिज्म। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, रिप्रेजेंटेशन वर्सेस मैनिपुलेशन, inclusions versus tokenism. UPSC ethics uses possible. How to use this in mains answer. Editorial politics in India is deeply shaped by social identities, but the success of caste-based coalitions varies across regions. अब इसमें बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं? फ्रेगमेंटेड सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट आइडेंटिटी इन पंजाब, रोल्स ऑफ डेराज, सोशल इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज, हरियाणा वर्सेस पंजाब कंपैरिजन। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज मस्ट बी रूटेड इन लोकल सोशल रियलिटीज rather than मैकेनिकल रेप्लिकेशन ऑफ कास्ट पास्ट सक्सेसेस। इसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में भी क्वेश्चन बन सकता है। कास्ट remains central to electoral politics in India, but its political expression varies across state. Discuss with reference to Punjab. या दूसरा क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ रिलीजियस सोशल इंस्टीट्यूशंस इन शेपिंग एडिटोरियल बिहेवियर इन इंडिया। और ऑप्शनल अगर आपका सोशियोलॉजी है तो बन सकता है एनालाइज द लिमिटेशंस ऑफ कास्ट बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग इन अ कल्चरल फ्रेगमेंटेड सोसाइटी।